नमस्कार, एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। एनसीईआरटी की चर्चा के अंतर्गत आज का हमारा विषय है कि भारत में साम्राज्यों का उदय कब और कैसे हुआ और इनके उदय में किन प्रमुख तत्वों की भूमिका रही। तो भारत में सबसे पहला जो साम्राज्य स्थापित हुआ था वो था मौर्य साम्राज्य। इसे हम भारत की पहली केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण में चंद्रगुप्त मौर्य और इसके रणनीतिकार कौटिल्य या आचार्य चाणक्य के बारे में जानेंगे। फिर आचार्य चाणक्य ने साम्राज्य के बारे में जो सप्तांग सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के बारे में समझेंगे। और फिर समझेंगे हम कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र सम्राट अशोक किस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन हुआ, अशोक की जो धम्म नीति थी वो क्या थी, और फिर पूरी मौर्य काल की कला और उसकी आज की हम विरासत के बारे में समझेंगे। तो पहले बात हम करते हैं कि भारत का जो पहला साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसकी नींव रखी गई थी मगध के ऊपर। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उत्तर भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हुआ करते थे। उन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद जो कि आज के पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में था वो काफी शक्तिशाली हो गया। उसके शक्तिशाली होने में चार प्रमुख बातों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला था कि मगध के पास गंगा का विशाल मैदान था जो काफी उपजाऊ था खेती के लिए। दूसरा, मगध के क्षेत्रों में लोहे के अयस्क के भंडार मिले और वहां पर घने जंगल होने के कारण बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी उसको प्राप्त हुई। तो लोहे के औजारों के कारण उसने जंगलों को साफ किया मगध के लोगों ने, उस पर अधिक से अधिक मतलब क्षेत्रफल पर खेती की और लोहे के उपकरणों से खेती करने के कारण बड़ी मात्रा में अन्न उपजने लगा, जिससे मगध जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। और फिर गंगा और सोन नदियों का जो संगम था वहां पर बसा होने के कारण जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां पर व्यापारियों का बड़ी संख्या में आवागमन हुआ और फिर यहाँ से वो धन धान्य लेकर के दूसरे क्षेत्रों की तरफ जाने लगे और अन्य स्थानों से मोती माणिक इत्यादि कीमती चीजें पाटलिपुत्र में लाने लगे। तो इससे पाटलिपुत्र में यानी मगध में आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली गई। और फिर जंगलों से बड़ी मात्रा में हाथी मिलते थे जो कि सेना में बड़े उपयोगी साबित हुए और लोहे के औजारों से मगध ने अनेक लड़ाइयां अनेक युद्ध जीते। तो इस प्रकार 16 महाजनपदों में मगध जो था वो शक्तिशाली होता गया। इसी को हम बोलते हैं मगध का उदय। इस मगध के उदय में वैसे तो शुरुआत तो हर्यक वंश के बिंबिसार अजातशत्रु और उदयन के समय से हो गई थी, लेकिन मगध का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो था इसके नंद वंश के सम्राट महापद्म नंद की महत्वाकांक्षा। महापद्म नंद ने आसपास के राज्यों को जीत करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि उसे हम साम्राज्य नहीं बोलते क्योंकि उसमें साम्राज्य के तत्व मौजूद नहीं थे। साम्राज्य के तत्वों की चर्चा हम अभी आगे करेंगे। इस प्रकार नंदों ने अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ा लिया और अपने सिक्के जारी करने लगे। वो मगध का जो अंतिम शासक था वो था धननंद। वो विभिन्न कारणों से अपनी प्रजा में अलोकप्रिय हो गया। लगभग इसी समय पहले तो हम देखें कि मगध का ये जो क्षेत्र था, ये इतने बड़े क्षेत्र पर मगध जो था वो मतलब अपना शासन स्थापित करने में कामयाब हो गया था, खासतौर से महापद्म नंद के समय में। अब इसी समय पर ये जो मगध का पश्चिमोत्तर वाला जो क्षेत्र था, भारत का पश्चिमोत्तर वाला क्षेत्र कह लीजिए, वर्तमान पाकिस्तान और पंजाब क्षेत्र और इन पर, यहाँ पर ग्रीक यानी कि यूनानी आक्रमण शुरू हो गए थे। जो ग्रीक है, यूनान है, वहां पर मैसिडोनिया का शासक था अलेक्जेंडर, जिसे भारत में सिकंदर के नाम से जाना जाता है। तो उसने पश्चिमोत्तर भारत में और खास तौर से फारस के राज्य पर हमला किया। फारस से उसका पुराना बैर था, इसलिए अपना मतलब पुरानी घटनाओं का बदला लेने के लिए उसने फारस पर राज्य स्थापित किया और इसी कड़ी में फिर वो भारत की तरफ आगे बढ़ा। पश्चिमोत्तर भारत में झेलम नदी के आसपास आम्भी, तक्षशिला के शासक आम्भी को उसने अपनी तरफ मिला लिया और फिर जो झेलम के पास पौरुष शासक शासन कर रहे थे पंजाब पर, उनके साथ उसका युद्ध हुआ जिसे झेलम का युद्ध या हिडीपिडीज का युद्ध भी हम कहते हैं। इसमें
पोरुस की हार हुई, लेकिन पोरुस से प्रसन्न होकर के सिकंदर ने पोरुस का राज्य वापस कर दिया। और सिकंदर की जो सेना थी वो अब तक युद्धों से परेशान हो गई थी, थक गई थी, हार गई थी, इसलिए उसने भारत में अंदर प्रवेश करने से इनकार कर दिया। और ऐसा बताया जाता है कि नंद वंशों के पास एक विशाल हाथियों की सेना थी, उसके डर के कारण भी सिकंदर की सेना ने भारत में अंदर घुसने से मना कर दिया। और इस प्रकार सिकंदर जो है पश्चिमोत्तर भारत से, पंजाब के इलाके से ही वापस अपने ग्रीक यानी यूनान लौट गया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर उसके क्षत्रप जो थे वो शासन करने लगे। तो ऐसी स्थितियों में जब मगध में महापद्म नंद का जो मतलब वंशज था धनानंद, वो जनता में अलोकप्रिय हो गया। दूसरी तरफ पश्चिमोत्तर भारत में एक शून्य की स्थिति पैदा हो गई। तब भारत के पहले साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले तो कि एक साम्राज्य होता क्या है। तो साम्राज्य कई छोटे राज्यों का एक संघ होता है जिस पर एक केंद्रीकृत शासक शासन करता है। उस केंद्रीकृत शासक को हम सम्राट, महाराजाधिराज इत्यादि नामों से पुकारते हैं। और वो अपने जो अपने मतलब में मिलाए हुए, अपने साम्राज्य में मिलाए हुए छोटे छोटे राज्यों में जो राजा होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से शासन करने देता है। बदले में वो जो राजा होते हैं वो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं और समय समय पर अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, अपनी अधीनता प्रदर्शित करने के लिए उस सम्राट को वो भेंट इत्यादि देते रहते हैं। तो इस प्रकार एक साम्राज्य जो होता है वो कई छोटे छोटे राज्यों का एक संघ होता है। अब इसकी विस्तार से अगर हम इसकी विशेषताओं को जानें तो साम्राज्य के केंद्र में एक सम्राट होता है जो अपने अधीन राज्यों एवं राजाओं पर केंद्रीय प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता रखता है। यानी कि सभी राजा इसके अधीनता स्वीकार करते हैं और समय समय पर अपनी अधीनता को साबित करते हैं। अब इसके 6 तत्व होते हैं, 6 विशेषताएं होती हैं इसकी। पहली विशेषता होती है कि अपने अधीन राज्यों एवं उसके राजाओं पर नियंत्रण रखने के लिए और साम्राज्य के विस्तार और साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए इसको एक विशाल सेना रखनी होती है। दूसरा होता है कि इतने विशाल साम्राज्य के संचालन हेतु वो प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करता है और प्रशासनिक मतलब जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए, संचालन के लिए, उनके प्रबंध के लिए, करों के संग्रह के लिए, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तीसरा होता है कि पूरे राज्य के लिए, पूरा जो साम्राज्य होता है उसका, उसके लिए वो मुद्रा का मतलब निर्माण करता है, मुद्रा निर्गत करता है, बांट और माप की मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसको पूरा करता है। यानी कि एक जैसी व्यवस्था करता है कि नाप तोल की एक जैसी व्यवस्था हो, और विधि का निर्माण करता है उसके लिए जिससे पूरे साम्राज्य के लिए एक जैसी विधि हो। चौथी विशेषता होती है कि वो राज्य जो साम्राज्य होता है उसके संसाधनों पर नियंत्रण रखता है। संसाधनों में कृषि आते हैं, वन आते हैं, व्यापार आता है, जल शक्ति आती है, इन सब पर वो मतलब नियंत्रण रखता है। फिर वो अपने साम्राज्य में कला, साहित्य, धर्म, दर्शन इत्यादि को प्रोत्साहित करता है जिससे कि विभिन्न जगहों के कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार उसके यहाँ आते हैं और अपनी कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। और अंत में फिर जो यातायात और संचार तंत्र होता है, राजमार्ग वगैरह जो होते हैं उन पर वो नियंत्रण रखता है, उनका निर्माण कराता है और लोक हितकारी संरचनाओं का निर्माण कराता है। प्रशासन और व्यापार को जन कल्याणकारी बनाने पर ध्यान देता है। इस प्रकार ये साम्राज्य की 6 विशेषताएं होती हैं। तो भारत का जो पहला मौर्य साम्राज्य था उसमें ये सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और खास बात यह है कि इस मौर्य साम्राज्य की जो लीगेसी है, इसकी जो विरासत है वो आज तक देखने को मिलती है। खास तौर से इसके जो प्रशासनिक कार्य थे और यातायात संबंधी जो कार्य थे और जो कला और संस्कृति के जो कार्य थे उनकी विरासत हमें आज भी दिखाई देती है। तो इस साम्राज्य के निर्माता के तौर पर 2 लोगों का नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य कौटिल्य या चाणक्य, या इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी कहा गया है। तो जो सिकंदर था 321 ईसा पूर्व से पहले, यानी भारत पर उसका जो आक्रमण माना जाता है पश्चिमोत्तर भारत में वो 326 327 ईसा पूर्व का माना जाता है। और उसके जाने के बाद 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को हराकर, नंदवंश को पराजित कर, धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसमें रणनीतिकार के तौर पर जो इनके गुरु थे
आचार्य कौटिल्य या चाणक्य उनका नाम लिया जाता है। ये उस समय तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है और दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय था, वहाँ पर ये कौटिल्य शिक्षक थे और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उनके वहाँ पर शिष्य थे। तो अपने इन मतलब दोनों की रणनीति ने मगध को एक तरफ पराजित किया और फिर भारत को एकता के सूत्र में बांधा। और एक इस तरह से कथा आती है, इस तरह से कहा जाता है कि जो आचार्य चाणक्य थे वो नंद वंश के शासक धनानंद से किसी बात पर अपमानित होकर के वो उन्होंने उसको मतलब अपमानित किया था नंद वंश के शासक ने भरी सभा में कौटिल्य को। तब उन्होंने ये प्रण लिया था कि वो नंद वंश को समाप्त करके ही दम लेंगे, ऐसा किंवदंतियों में कहा जाता है। अब बात आती है कि जो मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ उसकी राज व्यवस्था किस प्रकार थी। तो इसके लिए आचार्य कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि नाम अर्थशास्त्र है पर राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, उससे हमें मदद मिलती है इसे समझने में। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने शासन के 7 अंग बताए हैं। इसमें पहला तो स्वयं शासक है जो केंद्र में होता है, फिर इसके मंत्री होते हैं जो अमात्य कहलाते हैं, जो इसको शासन चलाने में, राजकाज चलाने में सहयोग करते हैं। फिर इसका शासक का एक राज्य क्षेत्र होता है जिसमें लोग निवास करते हैं और अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, जिसे हम जनपद कह सकते हैं। फिर सीमा की सुरक्षा के लिए राजधानी में सीमाओं के महत्वपूर्ण नगरों पर किले और उनका निर्माण करता है राजा, वो इसके अंग होते हैं शासन के। फिर शासक का जो खजाना होता है, राज्य का जो खजाना होता है, वो इसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और फिर एक सेना होती है जो न सिर्फ साम्राज्य की सुरक्षा करती है बल्कि वो अपराधों के लिए दंड देने का भी कार्य करती है। और अंत में राजा के सहयोगी होते हैं, मित्र राज्य होते हैं, जो समय पड़ने पर उसकी सहायता करते हैं। तो इस प्रकार कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि शासन के 7 अंग होते हैं जिसे सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अब मौर्य शासन में उसके राजकाज, प्रशासन और समृद्धि के बारे में यूनान के यात्री मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी था, पहला यूनानी था, जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का दूत था, जो कई वर्षों तक पाटलिपुत्र में यानी कि जो मौर्य वंश की राजधानी थी वहां पर आकर के रहा था। उसने निकट से वहां के प्रशासन को, वहां की व्यवस्था को, वहां के सामाजिक जीवन को, धार्मिक जीवन को, आर्थिक जीवन को अच्छी तरह से देखा और इंडिका में उसका वर्णन किया। हालांकि इंडिका मूल रूप में प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इंडिका का वर्णन अन्य पुस्तकों में जो होता है उन पुस्तकों के वर्णन को मिला करके एक मतलब जो जानकारियां संग्रहित की गई हैं उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लगभग पूरा भारत और बांग्लादेश शामिल है। इंडिका में ही कहा गया है कि पाटलिपुत्र एक भव्य राजधानी थी जिसमें लकड़ी के भव्य और आलीशान भवन बने हुए थे, महल बने हुए थे, जिनके कुछ अवशेष अभी भी प्राप्त होते हैं। और पाटलिपुत्र की पूरे की किलेबंदी हो रखी थी जिससे कि वो सुरक्षित थी। यहाँ पर विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की श्रेणियां थी जिन्हें हम संगठन कह सकते हैं। इनको गिल्ड या श्रेणियों का नाम दिया गया है। जैसे व्यापारियों की एक गिल्ड अलग थी, व्यापारियों का संगठन कहें से, किसानों का संगठन कहें, शिल्पकारों का संगठन कहें, ये अपने अपने कार्यों को, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र रूप से नियम बना सकती थी ये श्रेणियां, और एक तरह से ये स्वायत्त थी और शासक का इनमें हस्तक्षेप न्यूनतम होता था। तो इंडिका में इस तरह की अनेक श्रेणियों का, गिल्ड का वर्णन मिलता है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य एक समृद्ध और उच्च प्रशासनिक क्षमता वाला साम्राज्य रहा होगा। अगर जैसा मैंने विस्तार बताया था इसका कि लगभग पूरे भारतीय महाद्वीप में था, तो ये इसके विस्तार को
बताता है। ये जो डायग्राम है, ये मैप है जो मौर्य साम्राज्य को बताता है। अब मौर्य साम्राज्य में जो व्यापारिक मार्ग थे और सेना, यात्रियों या आम जनता के आने जाने के लिए जो मार्ग विकसित हुए थे, उनमें ये उत्तर में उत्तरापथ और दक्षिण के लिए दक्षिणापथ सबसे बड़े मार्ग थे। इसके अलावा अन्य जो जगह थी उनको भी जोड़ने के लिए अन्य मार्ग भी बनाए गए थे। अब इसको आप आधुनिक सड़कों के निर्माण से देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य में ये जो एक तरह से जो मार्ग हैं, आधुनिक सड़कों की तरह से ये बिल्कुल जाल की तरह बिछे हुए हैं। ये एक महत्वपूर्ण विरासत है। और ये जो उत्तरापथ है, ये आज जीटी रोड के नाम से आज भी संचालित है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजमार्गों की जो नींव पड़ी वो मौर्य साम्राज्य के समय से ही पड़ गई, जो अब तक एक विरासत के तौर पर चली आ रही है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका पौत्र हुआ सम्राट अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। अशोक ने साम्राज्य के विस्तार को काफी बढ़ाया और अंत में इसने वर्तमान जो उड़ीसा है, जो कि कलिंग कहलाता था, उस पर विजय प्राप्त की। लेकिन कलिंग विजय में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ, बड़ी मात्रा में सैनिक और असैनिक लोग मारे गए। इसका वर्णन अशोक ने अपने शिलालेख में किया है और इसके परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक, जो कि युद्धप्रिय अशोक था, वो शांतिप्रिय अशोक में परिवर्तित हो गया और इसको अशोक के भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ जाना कहते हैं। भेरी घोष यानी युद्ध में बचने वाला रणभेरी। भेरी रणभेरी को पसंद करने वाला अशोक जो है वो धम्म को पसंद करने वाला अशोक बन गया। तो भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ इसे परिवर्तन मानते हैं। और ये परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, पूरे शासन में परिवर्तन इसका दिखाई देता है। इस प्रकार एक नए दर्शन का जन्म होता है मौर्य प्रशासन में, जिसे कहते हैं धम्म। अशोक का धम्म। धम्म का मतलब है कि नैतिक शिक्षाएं, नैतिक संहिता, जिसमें अशोक ने कर्तव्य, नैतिकता और सत्य पर जोर दिया है। और अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान है और मैं उनका पिता हूं और पिता की तरह उसकी मैं देखरेख करूंगा। अपने शिलालेखों में अशोक ने अपना नाम देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी अशोक लिखा है, जो देवताओं का प्रिय है और दूसरों के प्रति दयालुता से व्यवहार करता है। अशोक ने अपने ये संदेश, धम्म के संदेश, प्रशासन के संदेश और जनता के कर्तव्य, अपने अधिकारियों के कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारियां, सभी को पत्थरों पर लिखवाया, जिन्हें अशोक के अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख शिलाओं पर लिखे गए हैं, उन्हें शिलालेख कहते हैं। पत्थर के बड़े स्तंभों पर लिखे गए हैं, उन्हें स्तंभलेख कहते हैं। और गुफाओं में पत्थरों पर खोदे गए हैं, उनको हम गुहालेख या गुफालेख कहते हैं। तो अशोक के ये जो अभिलेख हैं वो शिलालेख, स्तंभलेख और गुफालेखों के रूप में पत्थरों पर खुदे हुए हैं। ये पूरे संदेश जो हैं अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में है और इनकी सबकी भाषा प्राकृत है। हालांकि कुछ खरोष्ठी और अरमाइक लिपि में भी लिखे गए हैं, लेकिन अधिकांश ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और भाषा प्राकृत है, जो उन दिनों की आम भाषा हुआ करती थी। इन संदेशों में, इन शिलालेखों में अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधाएं, सड़कों के किनारे विश्राम गृह और कुएं बनवाने का ब्यौरा दिया है। और जैसा मैंने बताया कि सभी अपने अधिकारियों के कर्तव्यों को उन पर उकेरा है, उन पर लिखा है। इसके जो अभिलेख हैं, शिलालेख हैं या अन्य स्तंभलेख, गुफालेख हैं, वो पूरे साम्राज्य में दूर दूर के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ये इसके कुछ मतलब स्थल हैं जहां से इनके ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब बात आती है कि सम्राट अशोक या पूरे मौर्य काल की। तो पूरे मौर्य काल में सम्राट अशोक का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर सांची में एक स्तूप का निर्माण करवाया, जो कि पत्थर का बना हुआ है और वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर स्तंभ खुदवाए। सारनाथ का जो स्तंभ है
उसकी अभी चर्चा करेंगे। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर मतलब 4 शेर बने हुए हैं जो शक्ति के प्रतीक हैं, और बुद्ध के उपदेशों का जो धर्म चक्र है वो खुदा हुआ है, और सारनाथ में स्थित है ये खास तौर से। सारनाथ वही जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम महाधम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और उड़ीसा में धौली नामक स्थान पर चट्टान में एक पूरा हाथी विशेष रूप से उकेरा गया है, जो भगवान बुद्ध का बहुत ही प्रिय प्रतीक हुआ करता था। इसके अलावा पटना पाटलिपुत्र के पास, पटना के पास बराबर की गुफाएं हैं जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए अशोक ने बनवाई थी। अब जैसा मैं अभी बता रहा था कि सारनाथ के स्तंभ का जो शीर्ष है उसको वर्तमान में भारत के अशोक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस पर नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और 4 शेरों में से 3 सिंह दिखाई देते हैं, चौथा पीछे की तरफ है, और इनके नीचे कमल मतलब जो है चक्र जो है उसके चारों तरफ एक सिंह, एक घोड़ा, एक हाथी और एक बैल उकेरे गए हैं। तो ये आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है, सत्य की ही जीत हो, इसका मतलब उद्घोष करता है। और ये मौर्य साम्राज्य की एक विरासत है जो अब तक हम जिसको मानते चले आ रहे हैं। जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के राजमार्ग और मौर्य साम्राज्य की कला, ये 3 ऐसी विरासत हैं जो कंटिन्यूटी में अनवरत रूप से पहले साम्राज्य के निर्माण से लेके अब तक भारत को प्रेरित करती हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है उसमें जो नीले रंग से चक्र बना हुआ है, ये भी उसी मौर्य कला का प्रतीक है, जो धर्म चक्र का प्रतीक है बुद्ध के, और जो अनवरत चलते रहने की प्रक्रिया का प्रतीक है। ये हमने अपने राष्ट्रीय झंडे में इसको स्थान दिया है प्रमुखता से। तो इस प्रकार ये भारत में पहले साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसके तत्व क्या क्या थे, इनके पीछे की सोच क्या थी, और इनकी आज की विरासत क्या है, इसके बारे में हमने इसमें चर्चा की। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके अगर कोई प्रश्न हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम इसके आगे जो मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जो विघटन होता है एक बार फिर राज्यों का, और फिर एक बड़े साम्राज्य का फिर उदय होता है गुप्त, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।